सुनो सुनो सुनो, राजा को पुत्र हुआ है और इसी खुशी में राजा साहब ने आज शाम को पूरे शहर वासियों के लिए भंडारा रखा है। आओ आओ आओ। देखो तो अखबार में क्या खबर आई है। एल्विश यादव बिग बॉस जीत गया। क्या आपको पता है पहले और दूसरे सीन के बीच में कई हजार साल का डिफरेंस है। कैसे एक जमाना था जब एक आदमी सभी लोगों को न्यूज शेयर करता था चिल्ला चिल्ला के, और आज की तारीख में आपके और मेरे मोबाइल फोन्स में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, सोशल मीडिया में हम लोग को न्यूज मिल जाती है। तो कैसे हम वहां से यहां तक का हमने सफर तय किया? क्या होती है प्रिंटिंग, कैसे हुआ प्रिंटिंग का इन्वेंशन, और कैसे प्रिंटिंग ने सोसाइटी को शेप किया? इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर आए। चैप्टर नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंटिंग की डेफिनेशन से ही। तो व्हाट इज प्रिंटिंग? प्रिंटिंग इज द मेथड और प्रोसेस टू पुटिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन पेपर। तो जब आप पेपर पे टेक्स्ट और इमेजेस डाल देते हो तो उसी को प्रिंटिंग कहते हैं। आप प्रिंटिंग कहां कहां देखते हो? आप प्रिंटिंग बुक्स में देखते हो, न्यूज़पेपर में देखते हो, और साथ ही साथ पोस्टर में देखते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्रिंटिंग की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले ईस्ट एशिया से हुई? और ईस्ट एशिया के भी तीन जो देश थे जहां से प्रिंटिंग इन्वेंट हुआ, वो थे चाइना, जापान और कोरिया। हमें इस चैप्टर में इन तीन देशों में से सिर्फ दो देशों के बारे में पढ़ना है। एक चाइना के बारे में पढ़ना है और दूसरा जापान के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चाइना की शुरुआत से। देखिए, चाइना में प्रिंटिंग की शुरुआत 594 एडी से हुई। जब चाइना में प्रिंटिंग करने के लिए क्या किया जाता था, एक वुडन ब्लॉक लिया जाता था और उस वुडन ब्लॉक को इंक के अंदर डुबोया जाता था और पेपर के ऊपर रख के उसको छाप दिया जाता था। तो इस तरीके से वुड ब्लॉक से चाइना में प्रिंटिंग होती थी। इज दैट क्लियर? लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि जिन पेपर्स पे ये लोग प्रिंट करते थे वुडन ब्लॉक से, वो पेपर बहुत ही ज्यादा थिन हुआ करते थे और पोरस हुआ करते थे। पोरस मतलब इनके ऊपर खूब सारे बारीक बारीक छेद हुआ करते थे, जिससे क्या होता था, जब इंक में वुडन ब्लॉक को डिप किया जाता था और इन पेपर के ऊपर रख के छापा जाता था, तो जो इंक थी वो पेपर के आर पार हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, जब आपने एक जगह जब छापा, पेपर के एक साइड जब आपने छापा, तो इंक ऑटोमेटिकली दूसरी साइड भी चली जाती थी, जिसके कारण दूसरी तरफ छापना मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए चाइना में अकॉर्डियन बुक्स का कॉन्सेप्ट चलता था। अकॉर्डियन बुक्स में क्या होता था, पेजेस की सिर्फ एक साइड में प्रिंट किया जाता था और फिर क्या किया जाता था, इन सारे पेजेस को साथ में स्टिच कर दिया जाता था और इस तरीके की एक बुक बना दी जाती थी। इसको कहा जाता है अकॉर्डियन बुक। लेकिन आपने देखा कि यहां पे चाइना में सबसे पहले दुनिया में प्रिंटिंग चालू हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना के लोगों को प्रिंटिंग की जरूरत क्या थी? ऐसा क्या हुआ? क्या ऐसा था कि चाइना के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेट थे, इसीलिए इन लोग को प्रिंटिंग चाहिए थी? दरअसल ऐसा नहीं है। एक्चुअली एंशिएंट चाइना में जो राजा थे, वो अपने महल में काम करवाने के लिए कुछ जो मंत्रियों को सिलेक्ट करते थे, उनकी एक एग्जाम लेते थे। जैसे कि हमारे वहां यूपीएससी का एग्जाम होता है ना, आपको अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसी तरीके से चाइनीज राजा क्या करते थे कि एग्जाम कंडक्ट कराते थे अपने सारे ब्यूरोक्रेट को रखने के लिए, और उस एग्जाम में जो पास होता था उनको वो अपने महल में, अपने राज्य में अफसर बना दिया करते थे। अब इस एग्जाम में पास करने के लिए बच्चों को, यानी कैंडिडेट्स को, पढ़ाई करनी पड़ती थी और पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए रहती थी। और इसीलिए क्योंकि इनको बुक्स चाहिए थी, इसलिए यहां पे प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। तो शुरुआत में तो सिर्फ प्रिंटिंग यहीं तक लिमिटेड थी। सिर्फ वही लोग बुक्स को एक्सेस कर पाते थे जो इस एग्जाम को क्रॉस करना, साफ करना चाहते थे, इस एग्जाम को पास करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, प्रिंटिंग का होराइजन बढ़ता चला गया, और बच्चों हुआ कुछ ऐसे कि 17वीं सेंचुरी तक आते आते प्रिंटिंग का जो यूज था वो एक्सपेंड होने लगा। अब प्रिंटिंग जो थी वो सिर्फ एग्जाम को पास करने के लिए नहीं यूज करी जाती थी, कई फिक्शनल बुक्स को पढ़ने के लिए भी प्रिंटिंग का इस्तेमाल होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइना में कई ऐसी, फिक्शनल का मतलब होता है जो चीज सच्ची ना हो। तो बेसिकली चाइना में ऐसी बहुत सारी कहानियां बनने लगी, ड्रैगन्स की कहानियां, राजाओं की कहानियां, योद्धाओं की कहानियां। तो इस तरीके की फिक्शनल बुक्स को छापने के लिए प्रिंटिंग का इस्तेमाल होने लगा। साथ ही साथ बहुत सारे रोमांटिक प्लेस वगैरह भी लिखने लगे। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग का होराइजन बढ़ता चला गया, उसके बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया आने लगे, बहुत सारी अलग अलग डिश आने लगी। तो ऐसे करके अलग अलग लोगों को प्रिंटिंग की यूज होने लग गई। अब यहां पर क्या एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चाइना की
अमीर औरतें थी, उनके बीच में एक बहुत ही सिंपल सा एक हॉबी हुआ करने लग गई। अमीर लोग जो थे वो पढ़े लिखे होते थे, तो जब पढ़े लिखे होते थे तो जो औरतें होती थी, जो हाउसवाइफ होती थी, वो अपने घर में टाइम पास करने के लिए पोएट्री वगैरह लिखना शुरू कर दिया। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग का इस्तेमाल होने लगा। धीमे धीमे करके प्रिंटिंग चाइना में इतनी फेमस हो गई कि जो चाइना का शहर है शंघाई, वो प्रिंटिंग का, वेस्टर्न स्टाइल प्रिंटिंग का हब बन गया। यह आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चाइना की कौन सी सिटी वेस्टर्न स्टाइल प्रिंटिंग का हब बन गया, तो इसका सही जवाब है शंघाई। तो यहां पर रही हमारी चाइना की बात। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईस्ट एशिया में 3 देशों में प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था, हमें सिर्फ 2 के बारे में पढ़ना है। चाइना से अब हमारी कहानी निकल के बढ़ती है जापान में। बेसिकली हुआ क्या कि चाइना में बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत ज्यादा फैला था, और आप लोगों को अगर बुद्धिस्ट रिलीजन की थोड़ी सी भी जानकारी पता हो तो बुद्धिज्म जो है वो उसकी शुरुआत नेपाल और भारत से हुई थी। धीमे धीमे करके बुद्धिज्म सिल्क रूट की मदद से नेपाल और भारत से निकल के चाइना गया, और चाइना से फिर बुद्धिज्म निकल के जापान गया। तो बेसिकली जब चाइना में बुद्धिज्म था तो बहुत सारे जापानीज मॉन्क, जापान के लोग चाइना में आके बुद्धिज्म को प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे। तो जब वो चाइना में बुद्धिज्म को इन्हें अपनाया तो वो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को लेकर अपने देश गए, यानी कि जापान गए। और इस तरीके से जो बुद्धिस्ट मॉन्क चाइना से जापान गए थे, वो अपने साथ प्रिंटिंग भी चाइना से जापान लेकर चले गए, और इस तरीके से जापान में भी प्रिंटिंग पहुंच गई। क्या आपको पता है जापान की सबसे पुरानी किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है द डायमंड सूत्रा। यह किताब 868 एडी में लिखी गई थी, और इस किताब में सिर्फ 6 शीट्स थी। तो यहां पर मैंने एक फोटो भी लगा रखी है आपके सामने डायमंड सूत्रा की, ताकि आप लोगों को पता रहे कि उस टाइम पे किस तरीके की प्रिंटिंग होती थी और किस तरीके की किताबें छापी जाती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, चाइना में जैसे जैसे प्रिंटिंग फैली, उसी तरीके से जापान में भी बहुत सारी तरीके से प्रिंटिंग फैली, और यहां पे भी बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हुआ। तो जो जापान में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, तो जापान के जो लोग थे, तो पहले तो प्रिंटिंग से मॉन्क्स वगैरह का यूज करते थे। जो मॉन्क थे, जो चाइना से आए थे, वो अपने साथ प्रिंटिंग लेकर आए थे, तो सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए प्रिंटिंग यूज होती थी। लेकिन जैसे ही डाइवर्सिफिकेशन हुआ, प्रिंटिंग को पोएट्स ने यूज करना शुरू कर दिया पोम लिखने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके के उस टाइम पे जापान में प्रिंटिंग हुआ करती थी। ये बात आप लोग को बताई जा रही है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, धीमे धीमे करके जापान के अंदर बुक्स जो थी वो अबंडेंस में आ गई, जिसके कारण बुक्स जो थी उनके प्राइसेस कम हो गए, और जो बुक्स थी वो धीमे धीमे करके चीप होने लगी। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना का शहर शंघाई प्रिंटिंग का हब बन गया था, उसी तरीके से जापान में एडो नाम का जो सिटी है, जिसको आज की तारीख में हम लोग टोक्यो कहते हैं, वो जापान का प्रिंटिंग का हब बन गया था। तो यहां पर मैंने आपको किस तरीके से 2 देशों के बारे में बताया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और अंकल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इनका नाम है कितागावा उतामारू। कितागावा उतामारू जी जो थे, ये 1753 में बॉर्न हुए थे, और ये एक स्पेशल टाइप की प्रिंटिंग के लिए फेमस थे, जिसका नाम था उकियो। बेसिकली उकियो एक ऐसा टाइप का प्रिंटिंग फॉर्म था जहां पे ये फ्लोटिंग वर्ल्ड्स को प्रिंट किया करते थे, यानी कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड को ये प्रिंट किया करते थे। साथ ही साथ इनको ह्यूमन एक्सप्रेशन को प्रिंट करने का बहुत शौक था। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बहुत ही फेमस एक पेंटिंग देखी होगी जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा में खास क्या है? बेसिकली ये माना जाता है कि जिस पेंटर ने मोनालिसा बनाई, उसने उसके एक्सप्रेशन कितने अच्छे तरीके से कैप्चर किए हैं। उसी तरीके से एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के मास्टर कही जाते थे कितागावा उतामारू। तो ये जापानीज एक अंकल थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। कोरिया के बारे में ज्यादा जानकारी आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी किताब में एक बॉक्स है, इसलिए मैं जरा सा आपको बता देता हूं। जिकजी ऑफ कोरिया। जिकजी क्या होता था? बेसिकली कोरिया में प्रिंटिंग एक अलग तरीके से चलती थी। चाइना और जापान में प्रिंटिंग में कैसा होता था? वुडन ब्लॉक लेते थे, इंक में डिप करते थे और पेपर के ऊपर ऐसे रख के छाप देते थे। तो चाइना और जापान में इस तरीके से प्रिंटिंग होती थी। कोरिया वाले एक लेवल ऊपर चले गए, उन्होंने कहा वुडन ब्लॉक नहीं, हम लोग मेटल के मोल्ड बनाएंगे। और ये लोग क्या करते थे? मेटल के जो मोल्ड बनाते थे, इसमें जो यहाँ पे जो लेटर्स होते थे वो मूवेबल होते थे। फिर ये लोग क्या करते थे? ये जो मोल्ड होता था इसको इंक में डुबोते थे और पेपर के ऊपर रख के छाप देते थे। इससे क्या होता था? जब मूवेबल होने के कारण अगर इनको कोई चीज चेंज करनी है तो इसको ऊपर नीचे करके, जैसे अबैकस होता है ना, अबैकस में आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, तो उस तरीके से ऊपर नीचे मूव करके ये अलग अलग तरीके का प्रिंट निकाल सकते थे।
तो बेसिकली इस तरीके के डिवाइस को यूज करके वो लोग इस तरीके का प्रिंट बनाते थे कोरिया के अंदर। इसको कहा जाता है जिग्जी ऑफ कोरिया। बेसिकली ज्यादातर जो, जैसा कि आपने देखा कि चाइना में और जापान में जब प्रिंट डाइवर्सिफाई हुआ तो प्रिंट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होने लगा, लेकिन कोरिया के अंदर प्रिंट का इस्तेमाल ज्यादातर ज़ेन बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए किया जाता था। ज़ेन बुद्धिज्म बुद्धिज्म की एक ब्रांच होती है जिसमें ज्यादा जोर दिया जाता है मेडिटेशन के ऊपर। तो ये ज़ेन बुद्धिज्म के लिए ज्यादातर कोरिया में प्रिंटिंग होती थी। तो आशा करता हूं आपको ये 3 देश के बारे में पता चल गया होगा। चलिए अब जानते हैं कि कैसे प्रिंट एक कॉन्टिनेंट से निकल के दूसरे कॉन्टिनेंट गया, यानी कि एशिया से निकल के यूरोप गया। यही हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, प्रिंट कम्स टू यूरोप। देखिए बेसिकली हुआ क्या कि जो चाइनीज पेपर था वो सिल्क रूट के थ्रू यूरोप पहुंच गया। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिल्क रूट जो था वो चाइना को यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करता था। इस सिल्क रूट की मदद से चाइना से सिल्क तो जाता ही जाता था, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है। साथ ही साथ खूब सारे मसाले ये सब भी वहां जाते थे। साथ ही साथ मैं आज आपको बताना जा रहा हूं कि सिल्क रूट की मदद से पेपर भी चाइना से यूरोप और अफ्रीका ट्रेवल किया। उसके बदले वो बात भी आपको पता होगी कि यूरोप वाले चाइना को मेटल्स दिया करते थे, यानी कि सोना चांदी चमनप्राश दिया करते थे। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि सिल्क रूट से पेपर ट्रेवल किया फ्रॉम चाइना टू यूरोप। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि पेपर तो पहुंच गया, तो फिर हुआ यह कि 1295 में एक यूरोपियन ट्रेवलर था जिसका नाम था मार्को पोलो। ये बेसिकली इटालियन थे और ये चाइना को घूम रहे थे। तो जब ये चाइना घूम रहे थे तो इन्होंने चाइना में बहुत सारी चीजें देखी कि चाइना में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तभी इनको वहां पे चाइना में प्रिंटिंग के बारे में पता चला, किस तरीके से चाइनीज लोग जो हैं वो वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल करके प्रिंट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले सिर्फ चाइना से इटली या फिर यूरोप पेपर पहुंचा था और यूरोप के लोग हाथ से उसके ऊपर लिखते थे, हाथ से उसके ऊपर लिखते थे, स्क्राइब करते थे। लेकिन जब मार्को पोलो चाइना से इटली गए 1295 में, तो ये अपने साथ इस बार वुडन ब्लॉक्स लेकर गए और इन्होंने बताया कि चाइना वाले हाथ से नहीं लिखते हैं पेपर में, वुडन ब्लॉक को इंक में डिप करते हैं और उसको ऐसे करके छाप देते हैं। तो ये बात बताई मार्को पोलो ने यूरोप के लोगों को। तो कैसे आपने देखा कई साल पहले पेपर पहुंचा यूरोप और वहां पे वो लोग हाथ से पेपर पे प्रिंटिंग करते थे, और फिर मार्को पोलो के कारण किस तरीके से वुडन ब्लॉक पहुंचे यूरोप और फिर वुडन ब्लॉक की मदद से प्रिंटिंग शुरू हो गई। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन अभी भी जो अमीर लोग थे उनको पेपर की प्रिंटिंग में मजा नहीं आता था। बोले यार ऐसा कुछ करो कि हम कुछ बाकी लोगों से अलग हों। तो भाई अमीर लोगों ने कहा हम पेपर पे प्रिंटिंग नहीं लेंगे, हम लोगों को चाहिए वेलम। वेलम बेसिकली क्या होता था, एनिमल की स्किन के ऊपर इनको प्रिंट चाहिए रहता था। तो इस तरीके से एनिमल की स्किन को उतारा जाता था, उसको साफ किया जाता था, उसको फ्लैट किया जाता था और उसके ऊपर प्रिंट किया जाता था। तो बड़े लोग भैया बड़ी शौक, तो ये सब तो चलता ही रहता है। इस तरीके से यूरोप में प्रिंटिंग पहुंची। यहां पर जैसे जैसे यूरोप में धीमे धीमे करके प्रिंटिंग की डिमांड बढ़ने लग गई, बहुत सारे लोगों को प्रिंटिंग चाहिए थी, सब लोगों को बुक्स चाहिए थी। तो जो यूरोप के बुक सेलर्स थे उन्होंने क्या करा, धीमे धीमे करके और ज्यादा स्क्राइब्स को हायर करना चालू कर दिया डिमांड को फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ ये लोग कई सारे बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज करने लग गए अलग अलग प्लेसेस में, ताकि और भी लोगों को बुक्स मिल सके। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी कि जो बुक्स हैं या तो वो हैंड प्रिंटेड होती थी या तो वो वुडन ब्लॉक से प्रिंटेड होती थी, और जिस स्पीड से डिमांड बढ़ रही थी उस डिमांड को भले आप कितने ही स्क्राइब्स रख लो, उस डिमांड को आप ऐसे फुलफिल नहीं कर सकते हो। तो यहां पर हमें प्रिंट टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और यहां पर पिक्चर में आते हैं गुटेनबर्ग। बेसिकली गुटेनबर्ग वो थे जिन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस 1430 में इन्वेंट हुई थी। ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी ये गुटेनबर्ग ने ही क्यों इन्वेंट करी? बेसिकली गुटेनबर्ग के जो पिताजी का जो काम था वो ऑलिव प्रेस का था। ऑलिव एक तरीके का आप समझ सकते हो, मेरे को पता नहीं कि वेजिटेबल होता है कि फ्रूट होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बेसिकली ऑलिव को रखा जाता है और उसको प्रेस किया जाता है और उससे ऑयल निकाला जाता है। सुना होगा ना आपने ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल को ये ऑलिव ऑयल बनाया करते थे, इनको पता था कि कैसे ऑलिव ऑयल बनाया जाता है। तभी इनके दिमाग में एक दिमाग में आइडिया आया। इन्हें सोचा जो प्रेस करने वाली मशीन होती है, अगर मैं उसमें ऊपर खूब सारे अल्फाबेट लगा दूं और अल्फाबेट को मैं उनके नीचे इंक लगा दूं और फिर मैं नीचे पेपर रख के उसको प्रेस कर दूं, तो जैसे ही मैं उठाऊंगा पूरा की पूरा पेज नीचे छप जाएगा। ऐसे करके मैं बहुत स्पीड से प्रिंटिंग कर सकता हूं। और इस तरीके से गुटेनबर्ग ने 1430s में दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बना दी।
आपको पता है गुटेनबर्ग ने सबसे पहली किताब कौन सी छापी थी प्रिंटिंग प्रेस से? वो किताब थी बाइबल। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे पहली किताब बताइए जो प्रिंटिंग प्रेस में बनी थी। उस किताब का नाम है मेरे बच्चों बाइबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग के बाद मैं आप लोग को बता दूं कि भाई प्रिंटिंग तो आ गई, तो प्रिंटिंग के आने के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए प्रिंटिंग के आने से पहले क्या होता था, पहले वो समझेंगे और फिर उसके बाद की कहानी समझेंगे। तो पहले क्या होता था, सिर्फ एलिट क्लास लोग जो थे, सिर्फ वही प्रिंटिंग को एंजॉय कर पाते थे। क्यों? क्योंकि जब पहले प्रिंटिंग हाथ से होती थी, जब पहले प्रिंटिंग वुडन ब्लॉक से होती थी, तो वो बहुत कम मात्रा में मार्केट में अवेलेबल थी, जिसके कारण वो बहुत एक्सपेंसिव थी और एलिट क्लास के लोग ही थे जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। दूसरी बात, एलिट क्लास के जो लोग थे वो पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो भाई किताब को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना आना भी तो जरूरी है ना। तो इन दो रीजंस के कारण सिर्फ एलिट क्लास के लोग जो थे वो प्रिंटिंग का लुत्फ उठा पाते थे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो पुअर लोग थे, वो पुअर लोगों को ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं मिलता था। पुअर लोग क्या करते थे, जिसको पढ़ना आता था, जिसने वो किताब पढ़ रखी होती थी, वो लोग उसके पास जाते थे और उसके पास जाके पूछते थे, भाई इस किताब में क्या लिखा है बता दे यार, इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है बता दे यार, इस पोस्टर में क्या लिखा है बता दे यार। तो जो गरीब लोग थे या जो इलिटरेट लोग थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो इस तरीके के ओरल कल्चर की मदद से ओरली वो नॉलेज को गेन कर पाते थे। तो ये हुआ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या फिर प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के पहले, जब प्रिंट बहुत महंगा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आ गई और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहली चीज हुई कि बुक्स के प्राइसेस रिड्यूस हो गए। भाई जब आप मास प्रोडक्शन करने लगोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मास प्रोडक्शन करोगे तो चीजों के दाम कम हो जाएंगे, और जब चीजों के दाम कम हो जाएंगे तो पहला पॉइंट क्या बताया था कि गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। अब गरीब लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। साथ ही साथ की प्रिंटिंग बुक्स, जैसा कि मैंने बताया सर आपने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। मैं कह के बोले सर आपने प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दी कि गरीब आदमी को सस्ते दाम पे बुक मिल जाएगी। लेकिन अब आप ये बताइए कि गरीब आदमी को पढ़ना तो आता नहीं था, उसका क्या करोगे? तो गरीब आदमी ने उसके लिए क्या किया, जो प्रिंटिंग बुक्स होती थी, पब्लिशर्स ने क्या करना शुरू किया, बुक्स में टेक्स्ट को कम कर दिया, इमेजेस को ज्यादा कर दिया। इमेजेस इतनी भर दी कि जो गरीब आदमी था वो फोटो देख देख कर उसको समझ में आ जाता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। भाई फोटो देखने के लिए थोड़ी तुमको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर किताबों को पलट पलट के सारे में बुक्स में जितने भी पिक्चर्स होते थे वो जरूर देख लेता था। मेरे पास एक किताब थी जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। उसमें ना दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, दुनिया के 7 वंडर्स, इन सब चीजों की फोटोज थी। इतनी मोटी बुक थी, कलर्ड फोटोज हुआ करती थी। उस टाइम पे इंटरनेट था नहीं, तो ये सब चीजें देख के हम लोग को बहुत वो लगता था, अरे यूरोप में एक ब्रिज है, वो ब्रिज इतना ऊंचा है कि बादलों के ऊपर है, और ये गाड़ी, ये बुगाड़ी वेरॉन, ये दुनिया में सबसे तेज चलती है। तो ये सब चीजों को हम लोग फोटोज को देख के देख लिया करते थे। तो भाई साहब प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन आने के बाद या फिर प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद ये सारे चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर। इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे सर प्रिंटिंग की हिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बाकी हिस्ट्री की तरह नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वॉर हो रहा है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है प्रिंटिंग में। दरअसल ऐसा नहीं था। जब प्रिंटिंग आई तो लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए मैं किसी मेरी पर्सनल कोई मेरी ओपिनियन है, अब मैं अपने ओपिनियन को लोगों के साथ शेयर कर सकता था अगर मैं अपने ओपिनियन को किताब में लिख दूं, और अगर वो किताब 10 लोगों ने पढ़ ली तो हो सकता है 10 लोग भी मेरे ओपिनियन के साथ मान जाएं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक्चुअली हुआ क्या कि उस टाइम पे यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च चला करता था, और रोमन कैथोलिक चर्च वाले क्या करते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने दिमाग चला रखा था कि जो किताबें छापते थे वो लैटिन लैंग्वेज में छापते थे, और जो लोकल लोग थे उनको लैटिन लैंग्वेज आती नहीं थी। तो ये जो बाइबल वगैरह होती थी, जो होली स्क्रिप्चर्स होते थे, वो लैटिन लैंग्वेज में होने के कारण आम पब्लिक तक उनके उसका जानकारी पहुंचती नहीं थी। तो कई बार जो ये कैथोलिक चर्च वाले जो थे वो लोगों को बेवकूफ बनाते थे, उन लोगों को ठगते थे, उन लोगों को रिलीजन के नाम पे कुछ भी समझाते थे। लेकिन जैसे जिन लोगों को पढ़ना आता था उन्होंने क्या किया, फिर किताब को पढ़ा, लैटिन लैंग्वेज से उसको इंग्लिश लैंग्वेज या इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और फिर लोगों को देने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों को भी पता चलने लगा कि भाई अक्सर में बाइबल में क्या लिखा और हमें क्या बताया जा रहा था। इनफैक्ट यहां पर मार्टिन लूथर ने किताब लिखी थी 1517 में जिसका नाम है 95 थीसिस। ये किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। 95 थीसिस किसने लिखी थी? ये मार्टिन लूथर ने लिखी थी 1517 में।
इसमें इन्होंने सबसे पहले बताया था कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है ये गलत काम करते हैं, लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद जो इन्होंने किताब छापी, इन्होंने जो अपनी ये किताब लिखी 95 थीसिस, इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे रोमन कैथोलिक चर्च रिलीजन के जो लो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इनकी बात में आकर क्रिश्चियनिटी से एक अलग सेक्ट बना दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया, और इस ग्रुप का नाम था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। बेसिकली जिन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने कहा कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आप लोग चीटिंग कर रहे हो, हम लोग को गुमराह कर रहे हो, उन लोगों ने मिलकर एक अलग ही सेक्ट निकाल लिया, क्रिश्चियनिटी के अंदर से ये अलग ग्रुप निकाल लिया जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस, और इस मूवमेंट को कहा गया प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। साथ ही साथ मैं आपको एक और अंकल के बारे में बताना चाहता हूं जिनका नाम है मिनोकियो। ये भी एक इटली के मिलर थे, और इन्होंने भी जो बाइबल, जो पहले बाइबल के मैसेज दिया करते थे रोमन कैथोलिक चर्च वाले, गलत मैसेज दिया करते थे, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट किया और लोगों के साथ शेयर किया। तो मेनोक्यो ने भी रोमन कैथोलिक चर्च वालों का भांडा फोड़ने में मदद करी। तो यहाँ पे मेनोक्यो के बारे में बताया गया। अब आप सोचेंगे सर रोमन कैथोलिक चर्च वालों के साथ ये सब हो रहा है, उन लोगों ने कुछ किया नहीं? बिल्कुल किया। उन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने मेनोक्यो को पकड़ा और उनके ऊपर इंटरोगेशन बिठा दी कि आप ऐसा करते हो, आप हमारे को बदनाम कर रहे हो, हमारे रिलीजन के खिलाफ जा रहे हो, आप एंटी रिलीजन हो, और ऐसे करके इनके ऊपर इंटरोगेशन लगाई गई और लास्ट में जाके उनको जो था एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उनको मार दिया गया, सिर्फ इसी कारण कि उन्होंने बाइबल जो में जो सच लिखा है वो उन लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो यहां पर ये जो कहानी थी ये थी बच्चों मेनोक्यो की। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है द रीडिंग मेनिया। बेसिकली हुआ क्या, 17th और 18th सेंचुरी के आसपास तक आते आते यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ गया था। अब हर कोई पढ़ सकता था, अब हर कोई पढ़ना चाहता भी था, और इसी बड़े से क्राउड को केटर करने के लिए अलग अलग इनोवेशंस हो रहे थे। जैसे कि सबसे पहला इनोवेशंस मैं आपको बताना चाहता हूं एल्मेनेक्स। बेसिकली एल्मेनेक्स जो होते थे इसमें रिचुअल कैलेंडर्स होते थे। जैसे कि हमारे घरों में पंचांग होता है ना, जिसमें पता चल जाता है कि भाई कौन सी तारीख को 11 होगी, कौन सी तारीख को अमावस्या होगी, कौन सी तारीख को दिवाली होगी। उसी तरीके का रिचुअल कैलेंडर हुआ करता था जिसमें पूरे साल के मंथ, डेट्स वगैरह लिखे रहते थे और कब क्या होने वाला है वो भी लिखा रहता था, मतलब कौन सा फेस्टिवल होने वाला है। तो भैया एल्मेनेक्स वगैरह छापी गई ताकि इतनी सारी पॉपुलेशन को केटर किया जा सके। साथ ही साथ इंग्लैंड में पेनी चैपबुक्स वगैरह सोल्ड होना शुरू हो गई। चैपबुक्स वगैरह होती थी बहुत छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी बुक्स होती थी, लोग इसको अक्सर अपनी पॉकेट में रखते थे और ऑफिस में जो इनका ब्रेक होता था, ब्रेक में पॉकेट से निकाल के उसको पढ़ने लगते थे। हम लोग नहीं आज की तारीख में जैसे कहीं जाते हो, जब हमें मौका मिलता है मोबाइल निकालते हो, धीमे से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, धीमे से यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो उसी तरीके से जो चैप बुक्स थी लोग अपनी पॉकेट में लेके घूमते थे और जब मौका मिलता था उसका इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ फ्रांस के अंदर एक किताब निकाली गई जिसका नाम था बिलोथिक ब्लू। बिलोथिक ब्लू जो थी बेसिकली ये बहुत ही चीप पेपर की किताब हुआ करती थी और इसका जो कवर होता था वो ब्लू कलर का होता था। तो ये चीप पेपर की किताब ब्लू कलर के कवर में सोल्ड की जाती थी, ये इस बात का सिंबल था कि बहुत सस्ती किताब है, तो गरीब आदमी भी इस किताब को पढ़ सकता था और इससे अपना नॉलेज गेन कर सकता था। तो जो ये बड़ा सा लिटरेसी रेट बढ़ा और लोगों के अंदर भाई पढ़ने की चाहत बढ़ी, तो उनकी चाहत को केटर करने के लिए आपने देखा किस तरीके से इंग्लैंड में, फ्रांस में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की बुक्स आई। तो ये था आपका रीडिंग मेनिया। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ बुक्स। देखिए पावर ऑफ बुक्स क्या थी, आइए ये समझते हैं। कहते हैं ना किताबों में बहुत शक्ति होती है, ज्ञान में बहुत शक्ति होती है। भाई क्या शक्ति होती है, आओ मैं तुमको वो भी बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मिड 18 सेंचुरी का टाइम था, यानी कि 1750 के आसपास को जो टाइम था, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि जो बुक्स हैं वो दुनिया को बदल सकती हैं, क्योंकि बुक्स में जो आइडियाज लिखे हैं उससे लोगों के दिमाग खुलते थे। उनको लगता था अच्छा ये भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एक बात बताता हूं, पहले क्या होता था, राजा रानी का ही सब जगह राज हुआ करता था, मोनार्की हुआ करती थी। लेकिन फिर लोगों ने किताबें लिखना शुरू करी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक आदमी के पास, एक औरत के पास सारी पावर नहीं होना चाहिए, ये तो डेस्पोटिज्म है। इनफैक्ट लोगों के पास पावर होनी चाहिए, वो अपने पसंद के आदमी को वोट दें और वो आदमी आने वाले कुछ साल तक देश चलाए, यानी डेमोक्रेसी का आइडिया। तो ये सब चीजें बुक्स में छपी, लोगों ने वो पढ़ा और ऐसे करके लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि ये सब तो उस टाइम पे नए कॉन्सेप्ट है ना, लोगों ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था अच्छा ये भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि बुक्स से लोगों को ये लगने लगा कि भाई दुनिया को चेंज किया जा सकता है।
अगली बात यहां पे ये बताई गई है कि लुईस सेबेस्टियन जो थे, लुईस सेबेस्टियन मर्सियर, ये एक नोवेलिस्ट थे। उन्होंने तो इनफैक्ट बुक्स को मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस को भी डिक्लेयर कर रखा था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने किताबों को मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस कहा है, और इसका सही जवाब है लुईस सेबेस्टियन मर्सियर। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला आपकी किताब का टॉपिक है वो है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि प्रिंट कल्चर के कारण ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। प्रिंट कल्चर ने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि भाई साहब, लोग जो थे फ्रांस के, उन्होंने इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी राजा के खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ, कि वो उसको हटाना चाहते थे। फ्रांस के लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली थी कि दुनिया में बाकी जगह क्या हो रही है, इसीलिए वो लुई 16 को हटाना चाहते थे। तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से बोला गया है कि भाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था प्रिंटिंग ने। कैसे, इस बात को मैं 3 सेंटेंस में बताता हूं। पहला सेंटेंस ये कहता है, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स, यानी वो लोग जिनके पास बहुत दिमाग था, जिनके पास बहुत नॉलेज थी, उन लोगों ने अपने आइडियाज, अपने नॉलेज को किताबों में लिख लिख के लोगों के साथ शेयर किया और बाकी पब्लिक को भी एनलाइटन किया। दूसरी बात, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। पहले तो कोई डायलॉग और डिबेट हुआ ही नहीं करता था ना, लेकिन जब प्रिंट आया, लोगों के दिमाग के पर्दे खुले, तो लोग क्वेश्चन करने लगे, डायलॉग होने लगा, डिबेट होने लगी। तो ये एक और पॉइंट आ जाता है। तीसरी बात, बाय 1780s देयर वाज अ फ्लो ऑफ लिटरेचर, स्पेशली कार्टून एंड कैरिकेचर्स दैट मॉक्ड इंसल्टेड द रॉयल्टी। यानी कि ऐसे कई सारे कार्टून्स वगैरह मैगजीन्स में छपने लग गए जिसमें राजा का मजाक उड़ाया जाता था। जैसे कि पता है क्या होता था, उस टाइम पे राजा को डिवाइन माना जाता था, लगभग लगभग भगवान का दर्जा दिए हुए थे कि राजा हुए भगवान हो गए। लेकिन फिर राजा की ये इमेज कि नहीं, कि राजा भगवान नहीं है, राजा तो मोटा सा आदमी है, बुढ़ा सा आदमी है, गंजा सा आदमी है, छोटा सा आदमी है ना, ये सारी फोटोज बना बना के लोगों के बीच में बांटी, ताकि उनके दिमाग से ये परसेप्शन हटे कि राजा कोई भगवान नहीं होता है। इसके पीछे पागलों की तरह अंधभक्त मत बनो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो यहां पर आपको मैंने बताया किस तरीके से प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शेप किया था। अब समय आ गया है 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी तक आते आते प्रिंट को मासेस तक पहुंचाने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुए, अब इनके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले ग्रिम ब्रदर्स जो थे जर्मनी के, इन्होंने ट्रेडिशनल फोक टेल्स को कंपाइल किया और इसको छापा 1812 में। जैसे कि हमारे वहां भी बहुत सारी कहानियां होती हैं, जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, महाभारत हो गई है ना, भगवत गीता वगैरह हो गई, या फिर ऐसे और भी बहुत सारे फोक टेल्स हुआ करते थे। उसी तरीके से जर्मनी के जितने भी फोक टेल्स थे, उन्हें ग्रिम ब्रदर्स ने इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके पब्लिश किया 1812 में। साथ ही साथ बच्चों को क्योंकि उस टाइम पे बच्चे क्या करते होंगे, सोचो, ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना इंटरनेट था, तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए द चिल्ड्रन प्रेस बनी गई, जो कि फ्रांस में बनाई गई थी 1857 में, और ये बच्चों के लिए फेरी टेल्स वगैरह छापा करते थे। साथ ही साथ पेनी मैगजीन्स वगैरह छपने लगी औरतों के लिए, जिसमें रेसिपीज होती थी, ड्रेसेस होती थी, ये सब वगैरह वगैरह होता था। साथ ही साथ 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में लैंडिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हुआ। लैंडिंग लाइब्रेरी क्या होता था, बेसिकली लाइब्रेरीज होती थी जहां पे जाके आप किताब को उधार लेकर आ सकते हो, और फिर आप उस किताब को पढ़ लो, और फिर आप उस किताब को वापस कर दो, दूसरी किताब ले आओ। तो उधारी में आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि किताबें बहुत महंगी हुआ करती थी, हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लेकिन लैंडिंग लाइब्रेरी की मदद से गरीब आदमी किताब को उधार लेकर भी यहां पर अपना काम कर सकता था। तो ये बात आ गई 19th सेंचुरी में। अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से, एक लास्ट इनोवेशन के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम प्रिंट को इंडिया में लेकर आएंगे। सबसे पहले 19th सेंचुरी में ही, मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एम हो ने यहां पर एक सिलेंड्रिकल प्रेस का इन्वेंशन कर दिया। बेसिकली सिलेंड्रिकल प्रेस क्या होता था कि इस तरीके का एक सिलेंडर होता था, और वो लोग क्या करते थे, उसमें चारों तरफ अल्फाबेट्स लिख देते थे और इंक में डुबो के उसको इस तरीके से रोल कर देते थे, तो पूरा पेपर एक बार में छप जाता था। तो इस तरीके से इन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस का इन्वेंशन किया, जिससे बहुत सारी शीट एक साथ छपने लग गई। यहां पे नंबर भी दिया गया है, 8000 शीट एक घंटे में, जहां पे भाई साहब इनको बनाने में महीनों लग जाते थे, साल लग जाते थे, लेकिन सिलेंड्रिकल प्रेस के इन्वेंशन के बाद 8000 शीट एक घंटे में छपने लगी। दूसरी बात, 19th सेंचुरी के एंड आते आते, ये तो मिड 19th सेंचुरी था, 19th सेंचुरी के एंड आते आते ऑफसेट प्रेस का इन्वेंशन हुआ, जिससे एक साथ 6 कलर छपने लगे।
क्योंकि पहले तो भाई प्रिंटिंग होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट कलर का पेपर, ब्लैक कलर की इंक। लेकिन ऑफसेट प्रेस के इन्वेंशन के बाद 6 कलर को आप एक साथ प्रिंट कर सकते थे पेपर में। तो ये वो इनोवेशन हुए जो प्रिंटिंग में आए, जिससे प्रिंटिंग मासेस तक पहुंच पाई। अब अपन बात करते हैं कि प्रिंटिंग इंडिया कैसे आई और उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट हुआ। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया में प्रिंटिंग कोई ये लोग नहीं लेकर आए, हमारे वहां हजारों सालों से प्रिंटिंग चलती आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे भीमबेटका साइड अगर आप जाए मध्य प्रदेश में, तो वहां केव पेंटिंग है, वो भी तो एक तरीके का प्रिंट है। हाँ, माना पेपर में प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार तो दीवार पे प्रिंट हो रहा है ना, केव की वॉल्स पे प्रिंट हो रहा है। तो उसी तरीके से हमारे वहां एंशिएंट टाइम से प्रिंटिंग होती आ रही है। प्रिंटिंग जो होती थी वो संस्कृत और अरेबिक और पर्शियन में होती थी, और इस तरीके के पत्तों पे प्रिंटिंग होती थी। इनको कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। इन्हें क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। ये मैन्यूस्क्रिप्ट हैंडमेड होते थे, पेपर पे लिखे जाते थे, और ज्यादातर संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। लेकिन इन मैन्यूस्क्रिप्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल हुआ करते थे। फ्रेजाइल का मतलब बहुत ज्यादा वीक, ये आराम से टूट सकते थे, जिसके कारण मासेस तक मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं पहुंच पाते थे। मान लीजिए किसी महर्षि ने, किसी ऋषि ने एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा, पेपर के ऊपर लिखा। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट ये मुझे नहीं दे रहे थे। मैंने पूछा क्यों? बोले ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, अगर तुम पन्ना पलटोगे तो हो सकता है तुम्हारे हाथ से टूट जाए। तो वो अपने पास ही रखते थे और अपने हिसाब से वो पढ़ के बताते थे लोगों को, जिसके कारण मैन्यूस्क्रिप्ट के फ्रेजाइल होने के कारण मैन्यूस्क्रिप्ट मासेस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो प्रिंटिंग इंडिया में थी जरूर, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों के पास थी, क्योंकि प्रिंटिंग उस टाइम पे बहुत फ्रेजाइल हुआ करती थी, क्योंकि पेपर पत्तों पे लिखी जाती थी, और पत्ते सूखने के बाद आपको पता ही है वीक हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं। तो ये तो था प्रिंटिंग इंडिया में एंशिएंट टाइम पे क्या होती थी। मॉडर्न प्रिंटिंग इंडिया में कैसे आई? मॉडर्न प्रिंटिंग इंडिया में आई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब पोर्चुगीज इंडिया में आए। तो जब पोर्चुगीज लोग इंडिया में आए तो उन लोगों ने लैंड किया गोवा में, ठीक है। ब्रिटिशर्स आए, वो लोग कहीं उतरे, पोर्चुगीज लोग कहीं उतरे, डच लोग कहीं उतरे, फ्रेंच लोग कहीं उतरे। एक बार में इंडिया में से ब्रिटिशर्स नहीं थे, एक टाइम ऐसा था इंडिया में 5 यूरोपियन कंट्रीज थी, उनमें से गोवा आए थे पोर्चुगीज लोग। और ये आए तो इनने सोचा कि यार ये इंडियंस को, ये तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये लोग तो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं, इनको कुछ सिखाना पड़ेगा हमारे रिलीजन के बारे में। तो ये जब गोवा में लैंड किए तो ये अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, और ये जो अपने साथ प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है कि किस तरीके से 1579 में कैथोलिक प्रिस्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले तमिल बुक लिखी कोचिन में, और उसके बाद मलयालम बुक लिखी। सिंपल सी बात है, बाइबल में जो लिखा है वो लोकल को कैसे बताएं? हाँ, बाइबल हमने इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर दिए, लेकिन इनको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो बाइबल को कन्वर्ट किया गया तमिल में, ताकि तमिलनाडु में भाई क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा सके। बाइबल को कन्वर्ट किया गया मलयालम में, ताकि केरला में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा सके। तो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए बाइबल को अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। यहां पे ये बताया गया है कि किस तरीके से एक वीकली मैगजीन छापी जाती थी इंग्लिश में, जिसका नाम था बंगाल गैजेट। ये जो बंगाल गैजेट थी, ये हर हफ्ते छपती थी, और इसको छापते थे जेम्स अगस्टस हिक्की। तो जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे, वो बंगाल गैजेट को छापते थे। आप बोलेंगे सर आप ये नॉटी नाटी स्माइल क्यों कर रहे हो? भाई इसका सिंपल सा रीजन समझो। जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट छापी जरूर, लेकिन जो बंगाल गैजेट थी बच्चों, इसमें नॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी की गॉसिप छापा करते थे। कौन सा अफसर क्या कर रहा है, किसने नशा किया, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, ये सब चीजें उसमें छापा करते थे। और जब बाद में वॉइसरॉय को पता चला कि भाई साहब ये जेम्स अगस्टस हिक्की की ये हरकतें हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर है उनको डिफेम कर रहे हैं, तो उनको फिर इसके कारण एग्जीक्यूट भी कर दिया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो था उसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है ना। तो ये जो न्यूज़पेपर था ये भी वीकली था, और ये गंगाधर भट्टाचार्य जी जो थे उन्होंने छापा था, ठीक है। अब इंडिया में प्रिंटिंग तो आ चुकी थी, और आपको तो पता ही, प्रिंटिंग आने के बाद जैसे यूरोप में बवाल हुआ, इंडिया में भी बवाल होना था। तो बेसिकली जब इंडिया में प्रिंटिंग आई तो भैया सबसे पहले रिलीजियस बुक्स वो हमारे यहाँ भी छपने शुरू करी। ब्रिटिशर्स ने अपनी बाइबल छापी, तो हम लोगों ने भी अपने स्क्रिप्चर्स शुरू कर दिए। तो सबसे पहला रामचरितमानस जो था, वो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस था, सबसे पहले ये प्रिंट हुआ। और ये जो प्रिंटिंग हुई, ये 1810 में हुई थी कैलकाटा में, ठीक है। तो ये सबसे पहले हिंदू रिलीजियस टेक्सचर हो गया। अब हुआ यहां पर यह कि राजा राम मोहन रॉय जी जो थे, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। इनको पता था कि हिंदू रिलीजन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो उन कमियों को उजागर करने के लिए, फॉर एग्जांपल सती प्रथा होती थी, डाउरी होती थी, पर्दा प्रथा होती थी, तो ये सारी प्रथाएं जो गलत थी हमारी सोसाइटी में, इसको उजागर करने के लिए इन्होंने भी एक किताब निकाली जिसका नाम था संवाद कौमुदी। बेसिकली एक तरीके का न्यूज़पेपर आप समझ लीजिए। संवाद कौमुदी जो था वो हिंदू रिलीजन के अंदर जो चीजें गलत थी उसको पॉइंट आउट करता था।
लेकिन फिर हिंदू रिलीजन के ऐसे बहुत सारे लोग थे, इनको ऐसा लगता था कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो रिलीजन को डिफेम कर रहे हैं, हमारे रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं। तो इसीलिए भवानी चरण बैनर्जी जो थे, जो कि कट्टर हिंदू थे, एक हिंदू ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से बिलोंग करते थे, इन्होंने इनके न्यूज़पेपर को काउंटर करने के लिए एक न्यूज़पेपर बनाया जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। तो बेसिकली ये इनको काउंटर करते थे कि तुम अगर हमारे रिलीजन की गलत चीजें बताओगे तो हम अपने रिलीजन को प्रमोट करेंगे और बताएंगे कि तुम गलत बता रहे हो। इज दैट क्लियर? तो राजा राम मोहन रॉय के न्यूज़पेपर का नाम पूछा जाता है संवाद कमौदी। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को भी पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने, यानी अकबर द सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। इज दैट क्लियर? तो ये एक बात होगी। साथ ही साथ दो पर्शियन न्यूज़पेपर के बारे में भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, एक है आपका जम ए जहान नामा और एक है शमशुल अकबर। तो ये दो पर्शियन न्यूज़पेपर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक था देवबंद सेमिनरी। ये देवबंद सेमिनरी जो थे बेसिकली ये फतवा वो करते थे, फतवा क्या कहते हैं इसको, फतवा जारी करा करते थे। तो बेसिकली फतवाज में ये होता था कि मुस्लिम्स को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें इसमें ये फतवा में लिख दिया करते थे और सारे मुस्लिम्स उसको मानते थे। तो ये तो भैया रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट्स की बात आ गई। अब हम बात करते हैं वुमेन इन प्रिंट। हमारे इंडिया में वुमेन और प्रिंट का क्या रिलेशन है? सबसे पहले यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है, वो है रश्य सुंदरी देवी जी की, जो ईस्ट बंगाल में रहती थी और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमार जीवन। अमार जीवन बंगाली में मेरा जीवन। ये जो ऑटोबायोग्राफी थी मैं आपको बता दूं कि जो ये रस सुंदरी देवी जी जो थी ये पढ़ी लिखी नहीं थी, इन्होंने अपने किचन में छुप छुप के पढ़ना सीखा और अपने किचन में ही छुप छुप के अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो बेसिकली इनको भाई बहुत ही बड़ा माना जाता है हमारे देश में कि इन्होंने किस तरीके से औरतों को भी प्रिंट पढ़ना आना चाहिए, औरतों को भी पढ़ाना चाहिए, इन सब चीजों के लिए इनने आगे आई। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई ताराबाई शिंदे जी के, ये महाराष्ट्र से थी और ताराबाई शिंदे जी ने थी उन्होंने भाई ये बताया कि कितनी मिजरेबल लाइफ है औरतों की, स्पेशली जो अपर क्लास की जो विडो हैं जिनके पति खत्म हो जाते हैं उनकी कितनी मिजरेबल लाइफ है, कितनी खराब लाइफ है, इस बात को बताया ताराबाई शिंदे जी ने। साथ ही साथ पंजाब में राम चड्ढा जी एक किताब लिखते थे, उस किताब का नाम है स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार में ये ऐसा लिखते थे कि औरतों को एक अच्छी पत्नी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं इन सब चीजों से भैया सहमत हूं कि नहीं, ये दूसरी बात है, किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो दूसरी बात है, लेकिन इंडिया में इस तरीके की भी टेक्सचर्स छपने शुरू हो गए थे। क्लियर हो गया? अब भैया यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, पुअर एंड प्रिंट। गरीब आदमी का प्रिंट से क्या लेना देना है? देखिए सबसे सिंपल बात, एक और सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताना चाहता हूं जिनका नाम है ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले जी जो थे इन्होंने इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, यानी जो लोअर कास्ट के लोग जो थे जिनके साथ गलत व्यवहार होता था, उनकी आवाज उठाने के लिए इन्होंने भी कई सारी चीजें लिखी। फॉर एग्जाम्पल इनकी किताब है जिसका नाम है गुलामगिरी। उस गुलामगिरी में इन्होंने बताया किस तरीके से लोअर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट वाले अपने गुलाम बना के बैठे हुए हैं। साथ ही साथ काशी बाबा जो थे ये कानपुर के मिल वर्कर्स है, इन्होंने भी किस तरीके से कानपुर में वो कास्ट सिस्टम चला करता था उसको इनने हाईलाइट किया था और एक्सप्लॉइट कैसे कैसे लोग वहां पे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इस चीज को हाईलाइट किया। तो ये पुअर एंड प्रिंट की बात हो जाती है। अगली बात आ जाती है प्रिंट एंड सेंसरशिप, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। भाई प्रिंट एंड सेंसरशिप में क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी बात है कि जब प्रिंटिंग इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई तो ब्रिटिशर्स डर गए। ब्रिटिशर्स को लगने लगा यार ये लोग अब छापने लगे हैं, ये लोग हमारी बातें भी छाप देते हैं कि हमने वहां पे जलियांवाला बाग कांड कर दिया, हमने यहां से ये उठा के ब्रिटेन भेज दिया, हमने कोहिनूर उठा के ब्रिटेन भेज दिया। तो इनको लगने लगा डर। और उसके बाद कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ पहले इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में था, जैसे आज दिल्ली में ना, पहले कैलकाटा में था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेस फ्रीडम को हम लोग कंट्रोल करेंगे, यानी कि आप आजादी से नहीं छाप सकते हो, अब आपको हमसे पूछना पड़ेगा क्या छापना है क्या नहीं छापना है। यही नहीं, 1878 में ये लोग वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट बच्चों एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में बेसिकली सेंसरशिप की जा रही थी, यानी कि जो भी मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह छपते थे वो पहले ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, वो उसको अप्रूव करते थे और उसके बाद ही वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। तो ये एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था जिससे सेंसरशिप लेकर आए, इन लोगों ने स्ट्रिक्ट कर दिया कि क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उन्होंने क्या किया, पंजाब रिवॉल्यूशनरीज जो थे
पंजाब के जो रिवॉल्यूशनरी थे जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था 1907 में, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास होने के बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखा और बताया किस तरीके से पंजाब से रिवॉल्यूशनरीज को डिपोर्ट करा जा रहा है। ब्रिटिशर्स को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया, उनको जेल डाल दिया। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में, यह ध्यान रखिएगा इनके न्यूज़पेपर का नाम पूछा जा सकता है, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में जो पंजाब के रिवॉल्यूशनरीज थे जिनको डिपोर्ट किया गया उनके बारे में लिखा। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ये बिल्कुल अलाउ नहीं करता था, जिसके कारण उनको भैया जेल हो गई। धीमे धीमे करके पूरे एरिया में भाई ये प्रोटेस्ट फैल गया और फिर इंडिया में चिंगारी आ गई आजादी की आवाज उठाने की। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर का नाम था प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। और अगला चैप्टर कौन सा चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। तो ठीक है बच्चों, अगली बार मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।